Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है ब्रह्मोस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और आज के वीडियो में हम क्लास 12 का फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स का वन शॉर्ट वीडियो डिस्कस करेंगे बिफोर कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटेंस से पहले टॉपिक तक हम लोग न्यूमेरिकल्स का वन शॉर्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में हम एक एक न्यूमेरिकल का क्या कंसेप्ट होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर आया हूं यूट्यूब पर ब्रह्मोस सीरीज में, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। जिन लोगों का फिजिक्स में डाउट है, जिन लोगों का फिजिक्स के न्यूमेरिकल में उतना पकड़ नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों का फिजिक्स में मार्क्स 70 में 65 तक आ सकता है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत भी करना होगा, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मेहनत करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आओ समझते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है। तो इस रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वी ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वी बी। एक टेस्ट चार्ज को हम लोग ए टू बी ले जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोग कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? ये हुआ वी बी माइनस वी ए। एक्चुअली ये होता है पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। क्यों ये वी बी फाइनल पॉइंट पर है और ये वी ए पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट है? देखो, टेस्ट चार्ज को हम लोग ए टू बी ले जा रहे हैं, तो बी पॉइंट हुआ फाइनल पॉइंट और ए पॉइंट हुआ इनिशियल पॉइंट। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल फाइनल पॉइंट और ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर देख सकते हो, डिनोमिनेटर में तो टेस्ट चार्ज है और न्यूमरेटर में क्या है, एक्सटर्नल एजेंट क्यू नॉट को ए टू बी मूव कराने के लिए जितना काम किया वो हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। और अगर इसी वर्क डन को तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चाहते हो लिखना, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए टू बी डिवाइड बाय क्यू नॉट। बहुत आसान फॉर्मूला और दोनों वही बहुत काम का फॉर्मूला है, तो नाम भूल जाना लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। नेक्स्ट है कि पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनता है के क्यू बाई आर, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। के एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ऐसा यूनिट में 1/4πε और सीजीएस में के का वैल्यू बन जाएगा सिंपल 1। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल बनता है के क्यू बाई आर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है के क्यू बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट देखो, हम लोग ये लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो कि एक चार्ज का सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है और उन सभी चार्ज के वजह से हमें कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल एक एक पॉइंट चार्ज को पकड़ो और पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो और ऐड कर दो, सिंपल आ जाएगा नेट पोटेंशियल। तो ये हुआ Q1, Q2, Q3 तीन पॉइंट चार्ज और P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? तो Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस है R1, Q2 से P पॉइंट का डिस्टेंस है R2 और Q3 से P पॉइंट का डिस्टेंस है R3। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, के क्यू बाई आर। तो Q1 के वजह से P पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा, ये हुआ के Q1 डिवाइड बाई R1। नेक्स्ट Q2 के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो ये हुआ के Q2 डिवाइड बाई R2। और नेक्स्ट इस पॉइंट के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा के Q3 डिवाइड बाई R3। तो ये हुआ एक कंसेप्ट कि कैसे हम लोग कोई एक चार्ज सिस्टम की वजह से कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिख सकते हैं। फटाफट इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आज के हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 में, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो पहला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रहा है, बहुत ही आसान है, सिंपल। एक बार इसको ट्राई करो और अपने जो दिमाग है उसको खोलने का कोशिश करो। तो देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0। ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है जो है प्लस क्यू। क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए बी।
एक टेस्ट चार्ज को जो है माइनस क्यू हम लोग ए टू बी ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये निकालने को बोलता है तो क्वेश्चन में दे देगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो तुम निकालोगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या फॉर्मूला था? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का ये था क्यू नॉट, और ये था पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज जिसको तुम मूव कर रहे हो, और ये हुआ पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट। तो देखो इसका अप्रोच क्या होगा? सिंपल, इसका आंसर होगा 0। कैसा लगा? देखो सिंपल, इसका आंसर होगा 0। देखो क्या फॉर्मूला है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, फॉर्मूला तो है क्यू नॉट, और ए टू बी मूव हो रहा है, तो ये हुआ पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट और माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, ये हुआ ए। देखो क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है इस केस में माइनस क्यू, जो टेस्ट चार्ज मूव हो रहा है माइनस क्यू। इस ये टेस्ट चार्ज ये तो प्लेस्ड है, मूव कौन हो रहा है? माइनस क्यू, और ये वीबी और वीए। नेक्स्ट देखो हम लोग ये दोनों पोटेंशियल किसके वजह से लिखेंगे? जो चार्ज मूव हो रहा है उसके वजह से पोटेंशियल मत लिखो, जो चार्ज रेस्ट पे है उसके वजह से पोटेंशियल लिखो। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो चार्ज रेस्ट पे है उसके वजह से पोटेंशियल लिखो, जो चार्ज मूव हो रहा है उसके वजह से पोटेंशियल मत लिखो। तो ये प्लस क्यू के वजह से हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनेगा? सिंपल के इंटू क्यू, डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट का? सिंपल ए, ठीक है, माइनस इसके वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो, तो ये वी ए, तो ये बन जाएगा के क्यू, डिस्टेंस क्या है? ए, देख सकते हो ये ए है, तो ये बना ए। देखो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ये आया अंडा 0। कैसा लगा फर्स्ट क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लो फटाक से। 1 2 3 4 5 चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये हुआ प्रॉब्लम 2। ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन क्या है? ये है एक सेमी सर्किल, और ये है पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट डी। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, देख सकते हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, मतलब ये सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो है एल। क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्किल सी आर डी। एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू को जब हम लोग सी टू डी मूव करा रहे हैं, सी आर डी, ये हुआ पाथ, तो वर्क डन क्या होगा? देखो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उसका ऑपोजिट है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। सिंपल, तुम निकालो कि ये वाला फॉर्मूला से वर्क डन इक्वल टू प्लस क्यू, और ये चार्ज मूव हो रहा है सी टू डी, तो ये बना फाइनल पॉइंट पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी, क्योंकि ये हुआ फाइनल पॉइंट और ये हुआ इनिशियल पॉइंट। तुम पाथ मत देखो, तुम जिस फॉर्मूला को जानते हो उसी फॉर्मूला को नए तरीके से, मतलब यही फॉर्मूला है, नए तरीका क्या मैं बोलूं, सिंपल यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में तुम अपना कंसेप्ट अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। तो चलो करते हैं, यही फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग डी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वी डी। देखो डी पॉइंट पर पोटेंशियल बनेगा दो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक इसके वजह से एक इसके वजह से, तो ये हुआ वी प्लस क्यू के वजह से, और एक हुआ वी माइनस क्यू के वजह से। देखो प्लस क्यू से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? प्लस क्यू से 3l है, तो ये मैं लिखूंगा के क्यू डिवाइड बाई 3l, और माइनस क्यू की वजह से ये आया सामने माइनस क्यू की वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा कुछ, तो इसके वजह से के माइनस क्यू। जब हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लोग चार्ज का जो साइन है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जब हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तब हम लोग चार्ज का जो साइन है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? एल, तो ये हुआ एल। अब कॉमन लो, ये हुआ के क्यू बाई एल, ये हुआ 1/3 माइनस 1, और ये मैं एलसीएम ले रहा हूं, के क्यू बाई एल, ये हुआ 1 माइनस 3/3, ये हुआ के क्यू बाई एल, ये हुआ माइनस 2/3। तो ये हुआ डी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, वी सी इक्वल टू, फिर से ये होगा प्लस क्यू के वजह से माइनस क्यू के वजह से, क्योंकि ये दोनों चार्ज रेस्ट पर है, तो ये हुआ वी प्लस क्यू और ये हुआ वी माइनस क्यू। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यू पॉइंट से सी पॉइंट डिस्टेंस है एल, तो ये हुआ के क्यू बाई एल, और माइनस क्यू से भी
और माइनस क्यू से भी पी पॉइंट डिस्टेंस कितना है, देखो सॉरी सी पॉइंट पर ना, प्लस क्यू की वजह से सी पॉइंट का डिस्टेंस है एल और माइनस क्यू चार्ज की वजह से सी पॉइंट डिस्टेंस है एल, तो ये हुआ माइनस के क्यू बाई एल। माइनस क्यू किस लिए, माइनस के इसलिए आया क्योंकि चार्ज है माइनस क्यू, देख सकते हो, तो ये दोनों कैंसिल, ये हुआ जीरो। सिंपल, इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज मूव हो रहा है इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, कितना है प्लस क्यू, तो ये हुआ प्लस क्यू, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, तो ये हुआ क्यू और ये आया माइनस, चलो इसको ऐसे लिखते हैं के क्यू बाई एल और ये हुआ -2/3, तो ये हुआ -2/3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये हुआ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल, और अगर हम लोग के को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 से 4 गया 2, तो ये आया कितना माइनस क्यू कैपिटल क्यू, ये आया 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 से 4 गया 2 माइनस क्यू कैपिटल क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। सिंपल, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो हमने क्या किया, पहले दो पॉइंट चार्ज की वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा, फिर दो पॉइंट चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, और हमारा ये कंसेप्ट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू वीडी माइनस वीसी। डी पॉइंट हुआ एक्सटर्नल, क्या डी पॉइंट हुआ फाइनल पॉइंट और सी पॉइंट हुआ इनिशियल पॉइंट। तो कॉपी करो, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। प्रॉब्लम नंबर 3 और भी आसान है। ये एक स्क्वायर है, देख सकते हो, स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ है √2 मीटर और चारों कॉर्नर पर चारों पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। 100 माइक्रोकूलम, -50, 20, -60, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। तो क्या करोगे, सिंपल चारों पॉइंट चार्ज की वजह से ये सेंटर पर पोटेंशियल लिखोगे और सिंपल ऐड कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ध्यान से देखो, चारों पॉइंट चार्ज से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो सेम ही आएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि स्क्वायर का जो ये साइड लेंथ है तो ये हुआ a, मान रहा हूं, तो मैंने माना कि स्क्वायर का जो साइड है वो हुआ a। अगर स्क्वायर का साइड a होता है तो डायगोनल कितना बनता है, √2a। अगर स्क्वायर का साइड है तो स्क्वायर का डायगोनल बनता है कितना, √2a, ये बनता है √2a। और ये हाफ कितना होता है, हाफ, ये देखो, ये मैंने माना r, ये r, ये r और ये r। अगर ये √2 है तो r कितना बन जाएगा, अगर ये √2 है तो r कितना बनेगा, √2a/2। अगर ये पूरा √2a है तो r कितना बनेगा, √2a, इसका आधा बनेगा ना। अगर ये √2a है तो ये कितना बनेगा, √2a/2। तो ये r कितना बना, ये हुआ √2a/2 और ये हुआ कितना, ये हुआ a/√2 और a क्वेश्चन में गिवन है कितना, √2, तो ये √2/√2 ये हुआ 1 मीटर। तो हर एक पॉइंट चार्ज से जो ये सेंटर का डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर के लिए सेंटर होता है डायगोनल का इंटरसेक्शन। तो ये मैंने किया, स्क्वायर का साइड लेंथ लिया a, डायगोनल बना √2a और ये आधा कितना बना, ये हुआ r इक्वल √2a/2, √2 से 2 गया, a/√2, a कितना है, a है साइड लेंथ जो है √2, √2/√2 1 मीटर। तो हर एक पॉइंट चार्ज से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो सिंपल क्या करो, चारों पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल लिखो। तो पोटेंशियल लिख रहा हूं, देखो, तो ये हुआ पोटेंशियल एट सेंटर। फॉर्मूला क्या होता है, के, तो मैं के कॉमन ले रहा हूं, के मैं कॉमन ले रहा हूं, 100 माइक्रोकूलम। अच्छा, इसको कैसे लिखूं, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है, लिखते हैं, चलो। तो ये हुआ 100 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई सेपरेशन कितना, आर क्या है 1। अच्छा, 100 को पहले कन्वर्ट कर दो, चलो एक साथ ही कन्वर्ट कर देता हूं, चलो तो बेटर होगा ना। तो ये हुआ Vc इक्वल टू के, मैंने कॉमन लिया, ये हुआ 100 माइक्रोकूलम, 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में ले आया, और ये डिस्टेंस कितना, ये है 1, तो ये है 1। नेक्स्ट ये आया -50, चलो इसको माइनस किस लिए आया, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये हुआ 50 इंटू 10⁻⁻6, सेपरेशन कितना है 1, प्लस ये कितना आया 20, तो ये बना 20 इंटू 10⁻⁻6/1, और ये कितना बना -60, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चेक कर लो, 100 -50 और ये बना 20 और ये हुआ -60, ठीक है। तो चलो
ये हुआ -60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 बाई ये हुआ 1 ना, ये हुआ 1। तो सिंपल k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -6 और ये हुआ 100 -50 प्लस 20 और ये हुआ -60। कितना होगा, तो ये हो रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 और ये कितना हुआ देखो 100 -50 50 50 प्लस 20 70 70 -60 ये आ रहा है 10। तो ये हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट वोल्ट। एक बार चेक कर लो, 100 -50 50 50 प्लस 20 70 70 -60 10। तो ये हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट और ये हुआ आंसर। तो चारों पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल आया वो हुआ ये। फटाफट कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देख रहा था, ठीक है, तुम सब लोग भी देख रहे थे, तो अजीब सा एक चीज देखा, बहुत ही अजीब सा चीज कि पूरे इंडिया, तो हमारा जो देशवासी है पूरे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और एक लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया का जर्सी पहन के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है। अब वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, वो इंडिया से है। कितना अजीब और पागल इंसान रहता है इंडिया में रहकर ऑस्ट्रेलिया का ड्रेस पहनकर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है। मैं क्या सोचे कि कौन सा पागल है मतलब उसका दिमाग ही खराब है। इंडिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया का ड्रेस पहना है और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद उसका तो मान लो कि खुशी में वो झूम रहा है, और इंडिया का 2 फैन आया उसको गाली देके चला गया। उसको ऐसे ही जवाब मिलना था। इंडिया में रह रहा है, अब वो बोल रहा है कि मैं इंडिया से प्यार करता हूं। अब अरे इंडिया से अगर तू प्यार करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया और किसी दूसरे देश का मैच हो रहा है तब तुम सपोर्ट करो, क्योंकि कोई तो रोक टोक नहीं है, तुम सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और तुम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करो और ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद तुम खुशी में झूम रहे हो। मतलब सोचो कितना पागल आदमी रहता है हमारे इंडिया में मेरा तो मतलब बहुत सर दर्द हो रहा था उस आदमी को देख के। पूरे इंडिया रो रहा है और ये पागल हंस रहा है मतलब अजीब इंसान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, कॉपी कर लो। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 4 और ये प्रॉब्लम सिमिलर है जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था। 2 पॉइंट चार्ज है, तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में हमें एक पॉइंट ढूंढना था जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द जॉइनिंग लाइन द पोटेंशियल बी 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में 2 आंसर आएगा, तो चलो ढूंढते हैं 2 पॉइंट कहां पर पोटेंशियल 0 रहा है। पहले ये ले लो, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर, ये नोट कर लेना। और मैंने माना P पॉइंट का डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से x और इस पॉइंट चार्ज से कितना बनेगा, ये हुआ 15 - x। तो ये हुआ कंसेप्ट कि इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आएगा 0। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो और उसको 0 के साथ इक्वेट करो और x निकालो। तो ये हम लोग कर रहे हैं V1 + V2। ये मैंने माना इसके वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल है V1 और इसके वजह से पोटेंशियल है V2। तो चलो करते हैं। ये मैं लिखा K इंटू ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 और डिस्टेंस कितना है x और ये माइनस है तो इसलिए सामने माइनस आएगा। K इंटू ये हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 और ये हुआ 15 - x इक्वल टू 0। ये K और K दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इसको तुम काट भी सकते हो। ये 10 टू द पावर -8, चलो नेक्स्ट लाइन में काटते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई x और ये हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई 15 - x। 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 कैंसिल, ये हुआ 3 बाई x और ये हुआ 2 डिवाइड बाई 15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 45 - 3x और ये हुआ 2x। 3 इंटू 15 45 - 3x ये हुआ 2x। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये 45 को उधर भेजो, ये हुआ -3x और ये हुआ -2x और ये हुआ -45, ये हुआ -5x और ये हुआ -45, माइनस माइनस कैंसिल, ये हुआ x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो 3 × 10⁻⁸ कूलम इस पॉइंट चार्ज से
9 सेंटीमीटर जाने पर पोटेंशियल होगा 0। एक बार चेक कर लेता हूं, 3 इंटू 15 45 माइनस 3x 2x माइनस 2x माइनस 45। चलो एक आंसर तो हमें मिल गया, ये है एक आंसर। और एक आंसर देखो, और एक आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हुआ पार्ट ए, मान लो ये है पार्ट ए और इसका और एक पार्ट बी है, ठीक है। देखो अच्छा, एक मैं तुम लोग सवाल पूछ रहा हूं, मान लो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट इसके पास लूं या इसके पास लूं ताकि पोटेंशियल फिर से बने 0। बहुत ध्यान से और एक बार पूछ रहा हूं, नेक्स्ट मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा फिर से 0, उस पॉइंट पर ही पोटेंशियल होगा 0, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन वो पॉइंट इस पॉइंट चार्ज के पास होगा या इस पॉइंट चार्ज के पास होगा ताकि नेट पोटेंशियल बने 0। देखो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के पास लेता हूं तो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर 0 बन जाएगा। देखो ये वाला सिचुएशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये था, ठीक है, ये था 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 और ये था -2 इंटू 10 टू द पावर -8। ये मैं ले रहा हूं और एक पॉइंट, ये मैं ले रहा हूं और एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है, ये हुआ 15 सेंटीमीटर और इससे पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हुआ x। तुम ये बोल सकते हो कि ये पॉइंट चार्ज के पास में पोटेंशियल क्यों नहीं बनेगा 0। देखो ये चार्ज थोड़ा ज्यादा है और ये चार्ज कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा वो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आके कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इसके पास हुआ, देख सकते हो, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड वाइज तुम कंपेयर करो 3 इंटू द -8 और ये हुआ 2 इंटू द -8, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज तो देखो इसका चार्ज ज्यादा है। तो अगर ये पॉइंट इस पॉइंट चार्ज के पास ना होकर ये पॉइंट चार्ज के पास हुआ तो देखो इसका दबदबा ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज लार्जर है, तो अगर ये पॉइंट यहां पर ना होके इस पॉइंट चार्ज के पास हुआ तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट यहां पर होगा तो इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल का ज्यादा दबदबा होगा, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं होगा। तो सिंपल मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज, ये वाला पॉइंट चार्ज इससे दूर है, ये पॉइंट से दूर है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा ये पॉइंट की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल मिलकर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये था कंसेप्ट। तो चलो चलते हैं और ये x निकालते हैं। ये हुआ हमारा पार्ट बी का कंसेप्ट। फिर से देखो, ये इसके वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल हुआ v1 और सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल हुआ v2। ये मैं k लिख रहा हूं, ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। सेपरेशन कितना है, 15 प्लस x, ये हुआ x और ये हुआ 15 प्लस x, ये हुआ कितना, ये हुआ 15 प्लस x, ये हुआ माइनस, इसके वजह से आया, और ये हुआ k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और इस पॉइंट चार्ज से p का डिस्टेंस है x, तो ये हुआ 0, k कैंसिल, 10 टू द पावर -8 के कैंसिल, तो ये हुआ 3 डिवाइड बाई 15 प्लस x और ये हुआ 2 डिवाइड बाई x। इस टर्म को उधर ले जाओ तो ये हुआ 3x और ये हुआ 2 इंटू 15 30 और ये हुआ 2x और ये 2x को उधर लाओ, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एक आंसर निकल गया और दूसरा आंसर भी निकल गया। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 डिवाइड बाई 15 प्लस x 2x 3x 2 इंटू 15 30 2x, तो 2x को उधर लाओ 30 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट है इस चार्ट से 9 सेंटीमीटर दूर और दूसरा पॉइंट है इस चार्ट से 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, पहला पॉइंट जो है इस पॉइंट चार्ट से 9 सेंटीमीटर दूर और सेकंड पॉइंट है इस चार्ट से 30 सेंटीमीटर दूर। इन दोनों पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा 0। बहुत ध्यान से कॉपी करो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइपोल के वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन है। तो ये है डाइपोल, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन है 12। ये हुआ इन दोनों का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट P है, ऑब्वियसली देख सकते हो ये P पॉइंट डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं P पॉइंट को एक्सियल पॉइंट। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन है, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तुम
K भी लिख सकते हो और ये बन जाएगा P डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये पॉइंट बहुत दूर लाई करता है तो इस केस में इफ R ग्रेटर देन L तो Vp क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ये बनेगा P डिवाइड बाई और ये हुआ आर स्क्वायर। P क्या है? P है डाइपोल मोमेंट जो बन जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L। P एक वेक्टर क्वांटिटी है जो होता है P एक वेक्टर क्वांटिटी जो होता है माइनस Q टू प्लस Q। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये है डाइपोल और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो P पॉइंट पर जो देख सकते हो P पॉइंट ये डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस ऊपर है तो P पॉइंट पर पोटेंशियल बनता है 0। एक्चुअली इस लाइन के ऊपर कोई भी तुम पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा 0। कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। 1 2 3 4 5। प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत आसान है, सिंपल, इसका आंसर आएगा 0। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 ए और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 प्लस ए। ये हुआ z एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस और मान लो y एक्सिस बोर्ड से बाहर है तो 0 0 माइनस ए 0 0 ए। p पॉइंट और q पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है 7 0 0 माइनस 3 0 0। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट p टू q। तो एक टेस्ट चार्ज को हम लोग p टू q मूव करा रहे हैं, टेस्ट चार्ज का वैल्यू नहीं गिवन है, तो क्या वर्क डन होगा? देखो ये हुआ डाइपोल और ये डाइपोल के लिए ये वाला जो इस एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम, वो बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्योंकि देखो ये वाला लाइन है डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल की वजह से हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनता है? 0। तो ये मैंने माना कि W वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले लो, ये मैंने माना टेस्ट चार्ज कोई भी ले लो Q नॉट और ये हुआ जा रहा है P टू Q तो ये हुआ पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। तो ये हुआ डाइपोल और ये वाला हुआ डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल। कोई भी P पॉइंट Q पॉइंट सब पॉइंट इस एक्सिस पर x एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो वाला पॉइंट इस डाइपोल के लिए बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। और ये बना Q नॉट, ये हुआ 0 माइनस 0। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है 0, तो ये हुआ 0। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, पोटेंशियल आता है 0। तो 1 2 3। तो ये है एक नया टॉपिक जो है पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। और इस टॉपिक से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से एकदम इजी प्रॉब्लम आता है। तो चलो एक बार फटाक से इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में चार्ज होता है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट, जो तुम लोग देख सकते हो 3 केस में। तीनों के 3 केस में टोटल चार्ज है Q, R के रेडियस। तो हमें 3 पॉइंट पर इन शेलों के वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चाहिए। पहला है एक्सटर्नल पॉइंट, देख सकते हो ये है इसका सेंटर, सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है तो ये वाला पॉइंट इस शेल के लिए बन जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि देख सकते हो ये पॉइंट इस शेल के बाहर है। तो इस शेल के वजह से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन होता है? ये बनता है कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये याद रखो। नेक्स्ट है सरफेस पॉइंट। मान लो ये पॉइंट अब बाहर ना होके इस शेल के सरफेस के ऊपर है तो क्या एक्सप्रेशन होगा? ये बन जाएगा स्मॉल r की जगह जस्ट कैपिटल R। तो ये हुआ K, ये हुआ Q और ये हुआ सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस। K क्या है? K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ SI और CGS में K बनता है 1। और अगर ये पॉइंट बाहर ना होके अंदर होता है तो उस केस में क्या बनेगा? देखो शेल के लिए ये इंटरनल पॉइंट पर कोई किसी भी एक इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 0। लेकिन याद रखना शेल की वजह से कोई एक इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम बनता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V in इक्वल टू VS, ये बन जाएगा KQ बाई R। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि शेल की वजह से कोई एक सरफेस पॉइंट और कोई एक इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है सेम, लेकिन शेल की वजह से इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है 0। जल्दी से कॉपी करो। चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर।
1 2 3 4 5। तो ये कंसेप्ट है स्फेरिकल शेल के ऊपर। इसको तुम कंसेप्ट की तरह भी ले सकते हो, न्यूमेरिकल की तरह भी ले सकते हो। तो ये है दोनों स्फेरिकल शेल। ये है एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है r1 और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है q1, और ये है एक दूसरा स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है r2 और जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है q2। हमें बेसिकली दो पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। पहला वाला पॉइंट है स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल R2। तो मैंने माना कि ये हुआ पॉइंट, ठीक है, ये हुआ स्मॉलर जो सबसे बाहर है, ये हुआ कोई एक पॉइंट P। तो इस पॉइंट पर हम लोग दो स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और हम लोग उसको कैसे लिखते हैं देखो। और इस टाइप के प्रॉब्लम बोर्ड में आता है, देख लेना। मैं एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम करूंगा, उसमें साल मेंशन है, कौन से साल में कौन प्रॉब्लम आया है। तो बहुत ध्यान से, ये प्रॉब्लम नीट, जेई मेंस, बोर्ड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखो। तो पहला पॉइंट है एकदम बाहर वाला पॉइंट जो स्मॉलर ग्रेटर देन R2 है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो VP पे हम लोग जब लिखेंगे तो बेसिकली इस पॉइंट का लोकेशन नोट करो। लोकेशन मतलब देखो, ये शेल के लिए भी ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, और ये शेल के लिए भी ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट। तो दोनों शेल के वजह से P पॉइंट हुआ एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये मैं लिखूंगा शेल 1 के लिए भी है ये एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये मैंने माना छोटा वाला शेल है शेल 1, और जो बड़ा वाला शेल है वो हुआ शेल 2, और ये हुआ शेल 2 के लिए भी ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग दोनों शेल के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो शेल 1 के लिए ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, शेल 2 के लिए भी ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट। तो छोटे वाले शेल के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये शेल के लिए P पॉइंट हो एक्सटर्नल, तो क्या बनता है फॉर्मूला, K नेट चार्ज क्या है Q1 और डिवाइड बाई सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये बन जाएगा स्मॉल r। नेक्स्ट, ये जो बड़ा वाला शेल है इसके लिए भी P पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या बनता है एक्सप्रेशन, K इंटू Q2 डिवाइड बाई सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये था कंसेप्ट, इसी को करोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, और इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है, देखो पहले पॉइंट का पोजीशन लोकेट करो। अच्छा, ये स्मॉल r1 नहीं होगा, ये कैपिटल R1 होगा, ठीक है। तो ये हुआ कैपिटल R1 लेस देन R, और ये हुआ कैपिटल R2। तो ये हुआ कैपिटल R1 लेस देन R, ये लेस देन R2। मतलब स्मॉल r जो है डिस्टेंस वो R1 से ज्यादा है लेकिन R2 से कम है। तो ये हुआ पॉइंट का लोकेशन, ये हुआ कोई एक पॉइंट, तुम इसको मान सकते हो कि कोई एक पॉइंट P1, कोई एक पॉइंट तुम ले सकते हो। मैंने माना ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A है। तो ये पॉइंट, ये R1 ज्यादा है। R1 क्या है, छोटे वाले शेल का रेडियस R1 ज्यादा है लेकिन R2 से कम है, R2 है ये वाला, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट शेल 1, ये छोटा वाला शेल है, इसके लिए बन जाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि देख सकते हो ये पॉइंट इस शेल के बाहर है, लेकिन ये पॉइंट, ये जो बड़ा वाला शेल है इसके अंदर है। तो छोटे वाले शेल के लिए ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट जो बड़ा वाला शेल है उसके अंदर है, तो ये पॉइंट बड़ा वाला शेल के लिए बन जाएगा इंटरनल पॉइंट। तो ये हुआ A पॉइंट पर पोटेंशियल शेल 1 मतलब छोटा वाला शेल, शेल 1 के लिए ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट। और शेल 2 मतलब बड़ा वाला शेल, शेल 2 के लिए ये बना इंटरनल पॉइंट, क्योंकि देख सकते हो बड़े वाले शेल के अंदर है ये पॉइंट, तो शेल 2 के लिए ये बना इंटरनल पॉइंट, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, शेल 1 मतलब छोटा वाला शेल के लिए A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या बनता है पोटेंशियल, K नेट चार्ज Q1, और ये हुआ सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r, देख सकते हो K Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये पॉइंट छोटे वाले शेल के लिए क्या है, ये है स्मॉल r, ये है स्मॉल r, देख सकते हो ये है स्मॉल r। तो देख सकते हो ये पॉइंट छोटे वाले शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो K Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस, K Q1 डिवाइड डिस्टेंस प्लस ये बड़े वाले शेल के लिए ये पॉइंट हुआ इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो ये बनेगा K Q2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा R2, क्योंकि अगर कोई पॉइंट स्फेरिकल शेल के अंदर होता है तो इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यही कंसेप्ट है।
ध्यान से देखो, ये तो तुमने समझ लिया कि ये पॉइंट छोटे वाले शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो के क्यू वन डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर। लेकिन ये पॉइंट इस शेल के अंदर है, तो इस शेल के वजह से ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसके सरफेस पर भी पोटेंशियल सेम होता है। इसके सरफेस के ऊपर है चार्ज Q2 और इसका रेडियस क्या है R2। दैट इज द कंसेप्ट। पहले कॉपी करो, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ऑलरेडी सीबीएसई के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आया है। चलो फटाक से कॉपी करो। तो लॉज ऑफ फिजिक्स आपके सामने ले आ रहा है एक नया प्रॉब्लम और एक शानदार प्रॉब्लम जो है पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल के ऊपर। देखो, a charge q is distributed over two concentric hollow spheres of radii, small r and capital R, where capital R greater than small r, such that surface charge density is equal. Find potential at the common center. कुछ नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझते हैं। देखो, टोटल चार्ज q है, इसको हमें दो हॉलो स्फीयर में डिवाइड करना है ताकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हो इक्वल। जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस केस में हम लोग सिग्मा कंसेप्ट लाते हैं जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो, ये है एक छोटा सा हॉलो स्फीयर जो है शेल, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये है एक लार्ज शेल जिसका रेडियस है कैपिटल आर। देख सकते हो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है। और टोटल चार्ज Q हमें इन दोनों के बीच में ऐसे डिवाइड करना होगा ताकि इन दोनों के सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो। ये मैंने माना कि इसके ऊपर सरफेस चार्ज यानी सिग्मा, और इसके ऊपर भी सिग्मा, और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है Q1 और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है Q2। तो चलो ये डिवाइड करते हैं। तो Q बना Q1 प्लस Q2। हमने छोटे वाले शेल को दिया Q1 और बड़े वाले शेल को दिया चार्ज Q2। तो Q क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो ये होगा Q इक्वल, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो शेल का कितना एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q कितना बनेगा इसमें, देखो Q1 इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें होगा 4 पाई, मल्टीप्लाई करो 4 पाई, ये हुआ स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा क्योंकि इसका रेडियस है आर और इसमें सरफेस चार्ज यानी सिग्मा। नेक्स्ट Q2 है इस बड़े वाले शेल में चार्ज, ये बन जाएगा 4 पाई, इसका रेडियस है आर, तो ये हुआ आर स्क्वायर, और ये हुआ सिग्मा, और ये हुआ Q, और ये हुआ Q, ये मैंने कॉमन लिया 4 पाई सिग्मा मैंने कॉमन लिया, और ये हुआ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। फिर मैंने सिग्मा को निकाला, ये हुआ Q डिवाइड बाई 4 पाई, ये हुआ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि तुम्हें फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ Q रिपोर्ट करना है, तो फाइनल आंसर सिग्मा में रिपोर्ट नहीं कर सकते। फाइनल आंसर तुम्हें Q कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में रिपोर्ट करना है। तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है, एट द कॉमन सेंटर। तो ये हुआ हमारा पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे दोनों शेल के वजह से। तो पहले इस पॉइंट का लोकेशन ढूंढो दोनों शेल के वजह से। ये मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट सेंटर। तो छोटा वाला शेल को नाम दिया शेल 1 और बड़े वाले शेल को नाम दिया शेल 2। तो ये हुआ हमारा शेल 1, ये हुआ हमारा शेल 1 और ये हुआ हमारा शेल 2। शेल 1 के लिए ये बना इंटरनल पॉइंट, देख सकते हो शेल 1 के लिए ये वाला पॉइंट बना इंटरनल पॉइंट। तो शेल 1 के लिए ये हुआ इंटरनल पॉइंट, और शेल 2 के लिए भी ये है इंटरनल पॉइंट ही, क्योंकि ये पॉइंट शेल 2 के अंदर ही है। तो ये हुआ शेल 2 के लिए भी इंटरनल पॉइंट। चलो ठीक है। अब इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है शेल के लिए, ये तुम लोग जानते हो। तो देखो शेल 1 के वजह से ये पॉइंट हुआ इंटरनल पॉइंट, तो शेल 1 के वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा सरफेस पर भी सेम पोटेंशियल होगा। तो ये छोटे वाले शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज है Q1, ये मैं लिखूंगा Q1, और इंटरनल पॉइंट और सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है, तो ये हुआ KQ1 बाई R। क्योंकि देखो ये पॉइंट इसके लिए है इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए KQ1 बाई R, इसका रेडियस है R। नेक्स्ट बड़े वाले शेल के लिए भी ये है इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो ये हुआ KQ2 और बड़े वाले शेल का रेडियस है कैपिटल R, ये हुआ R। नेक्स्ट मैं K कॉमन ले रहा हूं, K कॉमन ले सकता हूं, अच्छा ले सकता हूं। नेक्स्ट ये हुआ K बाई R। Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ध्यान से देखो ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये हुआ K बाई R,
और Q2 क्या है, Q2 है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ सिग्मा, ये आर से आर गया स्मॉल आर, ये कैपिटल आर से आर स्क्वायर गया, ये हुआ आर, ठीक है। तो ये हुआ कितना, ये हुआ 4 पाई के आर सिग्मा। अच्छा 4 पाई सिग्मा को मैं पहले लिखता हूँ 4 पाई सिग्मा के आर, और ये हुआ 4 पाई सिग्मा के इंटू कैपिटल आर। देख सकते हो 4 पाई सिग्मा 4 पाई के स्मॉल आर सिग्मा, 4 पाई के स्मॉल आर सिग्मा, 4 पाई ये हुआ के सिग्मा कैपिटल आर, ठीक है। 4 पाई के सिग्मा कैपिटल आर, 4 पाई सिग्मा कॉमन ले लो, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ कि इसका तो कोई काम नहीं है, ये मैंने दिखा दिया। शेल 1 के लिए ये हुआ इंटरनल पॉइंट, शेल 2 के लिए भी ये हुआ इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है बाबू, इसको खत्म करने के लिए सिग्मा को रिप्लेस करना होगा। तो चलो चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, ये आया था सीबीएसई 2019 में। चलो चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी कर रहा हूं इरेज, क्योंकि हमें और थोड़ा जगह चाहिए। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, प्रेस करो नेक्स्ट स्लाइड में चला है, तो इसको तो इरेज करना ही होगा। चलो चलते हैं, चलो। तो ये हुआ पोटेंशियल एट द सेंटर, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 पाई के ना, 4 पाई के सिग्मा कॉमन ले सकता हूँ, 4 पाई के सिग्मा, ये हुआ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हुआ 4 पाई के सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई, ये हुआ क्यू डिवाइड बाई 4 पाई, ये हुआ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हुआ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। के को तुम लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, के को तुम लिख सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ क्यू और ये हुआ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हुआ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हिच वी नीड टू राइट। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस, इसको तुम्हें पूरा समझना होगा, और इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे उससे हम लोग को पूरा कंसेप्ट और एक बार फिर से समझने को मिलेगा। तो फटाफट इसको कॉपी करो, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो सेम टाइप का कंसेप्ट हमें इसमें अप्लाई करने को मिलेगा, और ये प्रॉब्लम आया था सीबीएसई ये 2019 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ शेल ए, शेल बी, शेल सी। शेल ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसका रेडियस है स्मॉल ए। शेल बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा और इसका रेडियस है स्मॉल बी। और ये जो सबसे बड़ा शेल है शेल सी का सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसका रेडियस है स्मॉल सी। अब इसमें तुम्हें चार्ज नहीं गिवन है, क्या गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल ऑन शेल ए एंड बी। तो शेल ए के ऊपर कोई एक पॉइंट पकड़ लो, शेल ए के पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल लिखो, और शेल बी के सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल लिखो। कोई एक पॉइंट पर जब तुम पोटेंशियल लिख रहे हो तो तीनों शेल के वजह से ही पोटेंशियल लिखना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और वो कंसेप्ट अप्लाई करो कि शेल की वजह से इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम बनता है। तो चलो पहले हम लोग इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने माना कि ए शेल के ऊपर चार्ज है स्मॉल q1 और शेल बी के ऊपर चार्ज है q2 और शेल सी के ऊपर चार्ज है q3। तो हम लोग प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा कैसे लिख सकते हैं। इस केस में देखो, फॉर ए शेल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ये बन जाएगा q1, ये मैंने माना q1 डिवाइड बाई 4 पाई, ए शेल का रेडियस है a, तो एरिया बना 4 पाई a स्क्वायर। बी शेल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, माइनस सिग्मा, ये हुआ माइनस सिग्मा, और ये हमने चार्ज लिया q2 और इसका रेडियस है b, तो ये हुआ 4 पाई b स्क्वायर। नेक्स्ट सेल सी के लिए इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और ये चार्ज हमने लिया q3 और ये हुआ एरिया 4 पाई c स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ एरिया 4 पाई c स्क्वायर। तो चलो अब हम लोग ए पॉइंट, ये जो शेल ए है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखते हैं। देखो, तो ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो शेल ए के लिए क्या काम है, पहले तीनों शेल के वजह से उस पॉइंट का पोजीशन लोकेट करो। शेल ए, शेल बी और ये हुआ शेल सी। शेल ए के लिए ये पॉइंट बना सरफेस पॉइंट, तो ये हुआ शेल ए के लिए ये बना सरफेस पॉइंट। नेक्स्ट देखो तो शेल बी के लिए क्या है,
शेल बी के लिए ये पॉइंट है इंटरनल पॉइंट, क्योंकि अंदर ही है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट, इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं, बेटर है। शेल बी के लिए ये हुआ इंटरनल पॉइंट, प्लस शेल सी के लिए भी ये पॉइंट बन जाएगा इंटरनल पॉइंट। सी शेल जो देख सकते हो सबसे बड़ा शेल है, तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट, ठीक है। चलो चलते हैं, तो एक एक करके पोटेंशियल लिखो। शेल ए के लिए ये बना सरफेस पॉइंट, शेल ए के सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है Q1 और इसका रेडियस है A। नेक्स्ट शेल बी के लिए ये हुआ इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। शेल बी के सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है Q2 और इसका रेडियस है स्मॉल b। शेल सी के लिए भी ये पॉइंट है इंटरनल पॉइंट और सरफेस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम बनता है, ये हुआ K। शेल सी का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज है Q3 और इसका रेडियस है स्मॉल c, ठीक है। नेक्स्ट ये तुम K को कॉमन ले सकते हो, K को कॉमन लेके Q1 का वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर सिग्मा, ये हुआ 4 पाई स्क्वायर सिग्मा बाई A। इस क्वेश्चन का मैजिक देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। फाइनल आंसर तुम Q1 Q2 Q3 के टर्म में रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, ये तो हमने पकड़ा है ना, ये तो हमने एज्यूम किया है। तो Q2 का वैल्यू क्या है, Q2 का वैल्यू है, ये बन जाएगा माइनस 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर, ध्यान से, ठीक है। माइनस 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, और Q3 क्या है 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो ये हुआ 4 पाई स्क्वायर सिग्मा बाई ये हुआ माइनस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा बाई बी, और Q3 क्या है 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाई सी। ये A से A गया, ये हुआ A, B से B गया, ये हुआ B, और C से C गया, ये हुआ C। तो 4 पाई सिग्मा मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4 पाई सिग्मा ना, ये मैं 4 पाई सिग्मा कॉमन ले सकता हूँ, 4 पाई सिग्मा कॉमन ले सकता हूँ K, ये हुआ A माइनस B प्लस C। अच्छा 4 पाई सिग्मा K का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हुआ A माइनस बी प्लस सी, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो ये अल्टीमेट वैल्यू आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ A माइनस बी प्लस सी। एक बार चेक कर लेता हूँ, Q1 का वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर सिग्मा, A से काटा 4 पाई A सिग्मा, ये हुआ P से गया, ये C का गया, ये हुआ, अच्छा ये हुआ 4 पाई K सिग्मा कॉमन लिया, A माइनस प्लस सी, K का वैल्यू है, तो ये पूरा करेक्ट है। नेक्स्ट शेल बी का जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है वो तुम एक बार घर में ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। पहले इसको ध्यान से कॉपी करो और थोड़ा डीपली सोचो कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने सिंगल शेल के लिए क्या होता है पोटेंशियल, 2 शेल के लिए और 3 शेल के लिए भी कैसे हम लोग निकालते हैं, ये पूरा तुम लोग को सिखा दिया। अभी तुम लोग इसमें मास्टर बन जाओगे, लेकिन तुम्हें खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा। इसको बहुत ध्यान से देखो और एक बार प्रैक्टिस करो। तो फटाक से कॉपी करो। तो अब है एक नया कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पैरेलल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ये देखो, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये हुआ मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ पॉइंट 1 और ये हुआ पॉइंट 2, ठीक है। ए पॉइंट पर ये हुआ पॉइंट 1, पॉइंट 1 पर पोटेंशियल है V1 और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल है V2, और ऑब्वियसली V1 और V2 में से ज्यादा है V1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हुआ V1 माइनस V2। तो ये क्या होगा, V1 माइनस V2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं अच्छा ये देखो, ये दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन है, मानो कि ये हुआ dr, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। अच्छा ये माइनस है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये V2 माइनस V1 है, क्योंकि V2 का वैल्यू कम है,
क्योंकि V2 का वैल्यू कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो V1 ज्यादा है V2 कम है, इसीलिए हम लोग अगर छोटे से बड़े क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आता है माइनस, ये होता है E डॉट डी आर। एक्चुअली इसका तो मॉड वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ से, तो ये होगा मॉड dV इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ E डॉट डी आर। मॉड मतलब पहले तुम वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के तुम साइन पुट कर सकते हो। तो ये हुआ फॉर्मूला मॉड dV इक्वल टू मॉड ऑफ E डॉट डी आर। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8, इसी के ऊपर बेस्ड है। फाइंड VA माइनस VB, ये दोनों प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल है VA, इस प्लेट का पोटेंशियल है VB, इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन पर कूलम, ये डायरेक्शन है और इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर। तो कैसे निकाल सकते हो, देखो फाइंड VA माइनस VB याद रखना, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये मॉड dV निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ dV ये होता है मॉड ऑफ E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन ले रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं सेम डायरेक्शन में ले रहा हूं, कितना है 2 मीटर, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है cos थीटा, ये हो जाएगा E इंटू डी आर, ये बनेगा cos ऑफ 0 डिग्री। E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है कितना 40, ये हुआ 40, डी आर क्या है 2 जो है सेपरेशन, cos 0 है 1, तो ये बनेगा 80 वोल्ट। अब यह क्या पूछा था कि VB माइनस VA, तो देखो ऑब्वियसली इस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, इस प्लेट का पोटेंशियल कम है, तो V माइनस VA करोगे मतलब छोटे से बड़े वाले क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बनेगा VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ 80 वोल्ट। ये बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर VA माइनस V होता है तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए इस प्लेट के पास पोटेंशियल ज्यादा है, इस प्लेट के पास पोटेंशियल कम है, तो तुम छोटे वाले क्वांटिटी से बड़े वाले क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए VB माइनस VA ये आएगा माइनस 80 वोल्ट, माइनस 80 वोल्ट, VA माइनस VB आएगा प्लस 80 वोल्ट। क्लियर, चलते हैं। ये देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम मान सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये तुम मान सकते न्यूटन पर कूलम, E इक्वल टू F/Q। और ये है एक मान लो एक डायग्राम गिवन है, ABC तीनों पॉइंट गिवन है, AB का तो डिस्टेंस नहीं पता और B और C का डिस्टेंस 3, ये हुआ 5। ऑब्वियसली तुम इसको भी ले सकते हो 4 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और देखो A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला है। और एक बात, B और C पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में। तो हम लोग A और B के बीच में निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ डेल्टा VAC और ये हुआ मॉड ऑफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ E डॉट डी आर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, डॉट प्रोडक्ट में क्या था cos 0, ये हो जाएगा AB। A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो A और C के बीच में भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इस केस में A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ डिस्टेंस 4, अच्छा 4 सेंटीमीटर को मुझे 4/100 लिखना होगा, और ये हुआ cos ऑफ 0 डिग्री, ये हुआ cos ऑफ 0 डिग्री। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4 इंटू 5 20, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 1, ये हुआ 200 वोल्ट, ये हुआ 200 वोल्ट। 5 इंटू 4 20, 3 माइनस 2 1, ये हुआ 200 वोल्ट। तो A और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 200, सिमिलरली A और B पॉइंट के बीच में भी है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डेल्टा VAB। तो चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले इसको कॉपी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पैरेलल नहीं होगा और इक्विडिस्टेंट नहीं होगा। तो ये हुआ मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ एक रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने माना पॉइंट 1 और ये मैंने माना पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है dV,
और ये जो डिस्टेंस बना ये हुआ डी आर। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी और सेपरेशन क्या है डी आर। तो डीवी क्या होता है, डीवी होता है, ये तो तुम लोग जानते हो, माइनस ई डॉट डी आर। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। ये हुआ V1 और ये हुआ V2 और ये हुआ माइनस R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर, ये हुआ E डॉट, ये हुआ E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं dv का इंटीग्रेशन आएगा V2 माइनस V1, ये हुआ माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड मानो के 3 डायमेंशन में है तो ये बनेगा EX I कैप, ये हुआ EY J कैप और ये हुआ EZ K कैप और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये बनेगा DX I कैप, ये हुआ DY J कैप और ये हुआ DZ K कैप। नेक्स्ट V2 माइनस V1, ये हुआ माइनस, ये डॉट प्रोडक्ट में सिंपल I डॉट I1 J डॉट J1 और K डॉट K1 होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EX DX I डॉट I1, नेक्स्ट EY DY और नेक्स्ट बना EZ इंटू DZ। ये हुआ V2 माइनस V1 माइनस, तीनों टर्म को अलग अलग कर दो, EX DX, ये हुआ माइनस ऑफ EY DY और ये हुआ माइनस ऑफ EZ इंटू DZ। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन का लिमिट गिवन है तो तुम लिमिट पुट करके सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। चिंता करने की कोई जरूरत है, मैं हूं, सारा फॉर्मूला सारा कंसेप्ट समझा दूंगा कि इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग इसी लाइन से लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब देखो इससे हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, अगर देखो ये तो फॉर्मूला हुआ, अच्छा ये तो फॉर्मूला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये था यूनिफॉर्म के लिए, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये मैं लिख देता हूं, ये हुआ फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड NUEF। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला, ये तो यूनिफॉर्म के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन अगर मान लो कि पोटेंशियल गिवन है तो तुम कैसे निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ट्रिक देखो। इससे तुम लोग अगर पार्शियल डिफरेंस करोगे तो ये तुम लिख सकते हो EX इक्वल टू माइनस डेल V डेल X। ये तीन फॉर्मूला है पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। ये हुआ EY इक्वल टू माइनस डेल V डेल Y और ये हुआ EZ। अच्छा इसको बेटर मैं एक साथ लिखता हूँ, रुको एक मिनट, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर EX इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा इसको मैं कहाँ पर, अच्छा इसको मैं साइड में लिखता हूँ, रुको, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, इससे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये होता है EX इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V डेल X, EY इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V डेल Y और ये होता है EZ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V डेल Z। ये होता है पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, याद रखना। और ये दोनों फॉर्मूला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और लिमिट गिवन है तो तुम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो इस फॉर्मूला से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का तीन कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और थोड़ा आगे जाना है, देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, मैं हर एक टाइप का प्रॉब्लम समझा दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पेशेंटली सुनते जाओ, ठीक है। पूरा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ देख सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ठीक है। ये मैं पहले नोट बना फिर तुम लोगों को समझा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको मैं थोड़ा ले रहा हूँ DV, ठीक है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं,
ये हुआ देखो dv और ये हुआ e डॉट dr। अच्छा ये हुआ r1 वेक्टर पर पोटेंशियल है v1 और ये हुआ v2 r2 वेक्टर पर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हुआ v2 माइनस v1 और ये हुआ r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर, ये हुआ e डॉट dr। सर ये तो आप पहले ही लिख चुके हैं तो फिर क्यों लिख रहे हैं, देखो इससे एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब देखो r1 को मैंने माना कि इन्फिनिटी पर है, तो अगर R1 इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर जनरली हम लोग लेते हैं पोटेंशियल जीरो, तो ये मैंने माना V1 टेंड्स टू जीरो, ठीक है। R1 अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल लेते हैं जीरो नॉर्मली। और अगर ये R2 का जस्ट मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, R2 नोटेशन चेंज हुआ R वेक्टर में और V2 का नोटेशन चेंज हुआ VR वेक्टर में, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो, देखो ये टर्म जीरो और ये टर्म इन्फिनिटी है, तो ये V2 बना V ऑफ R वेक्टर, मतलब R वेक्टर पर पोटेंशियल ये हुआ माइनस, ये हुआ इन्फिनिटी टू R वेक्टर और ये हुआ E डॉट dr वेक्टर। ये हुआ किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का तरीका जब तुम्हें गिवन है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू लेना है जीरो। ये हुआ पूरा कंसेप्ट, ये हुआ पूरा कंसेप्ट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और ये गिवन है कि टेक द पोटेंशियल इज जीरो एट द इन्फिनिटी, तो और पोटेंशियल निकालने को बोला है कोई एक पॉइंट पर, तुम्हें इस फॉर्मूला का हेल्प लेना होगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और तुम्हें ये बोल दिया कि टेक द पोटेंशियल जीरो एट इन्फिनिटी, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पर आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखो, इंटीग्रेशन कर दो तो मिल जाएगा। तो हम लोग अब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको बहुत ध्यान से कॉपी करो, ठीक है। एक भी नोटेशन इधर उधर हुआ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हमें इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है और ये लास्ट वाले को याद रखना है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 10 आप लोगों के सामने हाजिर है। ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये देखो ये है एक्स का लिमिट 0 से 1, नेक्स्ट है वाई का लिमिट 1 to 2 और थर्ड है 2 से 3 जो है जेड का लिमिट। तो चलो करते हैं। तो ये हुआ डेल्टा वी, इसका फॉर्मूला क्या था, ई एक्स डी एक्स ना, ये हुआ ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और ये हुआ ई जेड डी जेड, ये हुआ माइनस ई एक्स मतलब 2x क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट 2x क्यूब डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई जो है 2y स्क्वायर डी वाई माइनस ये हुआ 2z इंटू डी जेड। एक्स का लिमिट क्या है देखो 0 से लेकर 1, तो ये हुआ 0 से लेकर 1। नेक्स्ट y का लिमिट 1 से 2, 1 से 2। नेक्स्ट z का लिमिट 2 से 3। क्या भूल गए इंटीग्रेशन, दिखा दूं फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला भी दिखा देता हूं तुम लोग के लिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर ऑफ n dx, ये होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, देखो ये अगर होता है x स्क्वायर dx तो ऊपर में जो पावर है वो एक बढ़ जाता है और वही पावर नीचे होता है। x स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, जो पावर होता है ऊपर में एक पावर बढ़ जाता है और नीचे भी वही पावर होता है, ठीक है। चलो ये हुआ माइनस 2, तो सामने कांस्टेंट है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब ये आएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, ये है डेफिनेट इंटीग्रल, तो लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट 1 माइनस 2 y स्क्वायर का आएगा y क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 माइनस 2, z मतलब ये हुआ z स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। बस चेक कर लेता हूँ 0 1 1 2 2 3 x टू द पावर 4/4 y क्यूब बाई 3 z स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 4 गया, ये हुआ 2, 2 से 2 गया, तो ये आया माइनस, अच्छा माइनस तो कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो सब टर्म से, ये आया हाफ, ठीक है, ये हुआ हाफ, ये हुआ हाफ। अच्छा एक काम करो, माइनस ना कॉमन अभी मत लो, छोड़ दो, ऐसा ही चलने दो। ये हुआ माइनस 1/2, ये हुआ x टू द पावर 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हुआ माइनस 2/3, ये हुआ y क्यूब, ये हुआ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये हुआ z स्क्वायर लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3।
तो माइनस हाफ एक्स टू द पावर 4 2/3 वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस हाफ। ठीक है, ये आएगा, पहले देखो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, और वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो x की जगह पहले 1 पुट करो, ये हुआ 1 टू द पावर 4 माइनस x की जगह 0 पुट करो और ये हुआ 0 टू द पावर 4 माइनस 2/3। इसमें वेरिएबल है y का लिमिट है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो पहले y की जगह 2 पुट करो, ये हुआ 2 क्यूब माइनस इसके बाद y की जगह 1 पुट करो, पावर जैसा था वैसा ही है, माइनस ये z की जगह आया 3 स्क्वायर माइनस इसके बाद z की जगह 2 पुट करो, ये हुआ 2 स्क्वायर। तो ये टेक्निक है। चलो चलते हैं आगे। ये हुआ डेल्टा v इक्वल टू माइनस, ये हुआ हाफ, ये हुआ हाफ, ये देखो ये तो 0 है और 1 टू द पावर 4 तो 1 आएगा माइनस हाफ। ठीक है, ये माइनस हाफ, ये हुआ माइनस 2/3, ये आया 8 माइनस 1, ये हुआ 7, 8 माइनस 1 ये हुआ 7। ठीक है, 8 माइनस 1 ये हुआ 7 और ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, देखो 9 माइनस 4 कितना आता है 5, ये हुआ 5, तो ये हुआ माइनस हाफ, ये हुआ 2 इंटू 4 कितना 14/3, ये हुआ माइनस 5, तो माइनस हाफ, ये हुआ 8 माइनस 1 7 इंटू 2 14/3, ये हुआ 9 माइनस 4 5, एलसीएम करो ये कितना आएगा, ये हुआ। अच्छा अब एक काम करो, अभी सब टर्म से ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया, ये हाफ प्लस 14/3, ये हुआ 5, ये हुआ माइनस और ये हुआ 6, ये हुआ 3 और ये हुआ 2 इंटू 14 ये हुआ 28 और ये हुआ 30, ये हुआ 6/2 3, 6/3 2 इंटू 14 28, 5 इंटू 6 30, ये कितना आता है 30 प्लस 28 कितना 58 प्लस 3 कितना आएगा, ये हुआ माइनस 61/6, ये हुआ वोल्ट। 28 प्लस 3 कितना आएगा 31 और 30 61/6 वोल्ट। तो ये है निकालने का तरीका पोटेंशियल डिफरेंस जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करो और एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली तुम खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 11 में, जिसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कांसेप्ट यूज करना है। चलो करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 में तुम्हें पोटेंशियल गिवन है और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है, तो क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्मूला था, देखो Ex का फॉर्मूला था माइनस डेल वी डेल एक्स, Ey का फॉर्मूला था माइनस डेल वी डेल वाई और Ez का फॉर्मूला था माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो पोटेंशियल को पहले x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, फिर y के टर्म में, फिर z के टर्म में। तो चलो करते हैं। v इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस ये हुआ 3z स्क्वायर। तो Ex इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू सपोज x टू द पावर n, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बनता है n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। जो पावर होता है वो सामने आता है और ऊपर वाला पावर एक घट जाता है। तो ये मैंने माइनस लिया, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करो, ये डेल डेल x ऑफ ये बनेगा 10x स्क्वायर, क्योंकि बाकी टर्म में तो x नहीं है। ठीक है, तो ये बना माइनस 10, ये हुआ माइनस 10, 10 तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, ये हुआ माइनस 20x। और ये तीन कॉम्पोनेंट निकालने को पूछा है एट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये हुआ x y z, तो x के जगह पुट करो -1, तो ये हुआ -20, ये हुआ -1 और ये हुआ 20। ये तुम लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट Ey निकालने के लिए क्या मेथड है, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, सिर्फ y पे रेस्पेक्ट में करो। देखो सेकंड टर्म में तो y नहीं है, तो सेकंड टर्म में ये है 5y स्क्वायर, इसको लाओ, ये हुआ 5y स्क्वायर। नेक्स्ट हुआ -5 और y स्क्वायर को तुम कर रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएट, फिर y, तो ये बनेगा 2y टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, ये बनेगा -10y, ये हुआ -10, y की जगह पुट करो तुम 2, ये हुआ -20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, -5 2y टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 -10y, y की जगह पुट करो 2, तो ये आया
-20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी डेल जेड। फर्स्ट टर्म में जेड नहीं है, सेकंड टर्म में जेड नहीं है, थर्ड टर्म में जेड है, तो ये बना माइनस डेल डेल जेड ऑफ, ये हुआ -3z², माइनस माइनस प्लस 3 आया बाहर, जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ये आया 2z⁻²-1, ये हुआ 6z और z की जगह तुम रहो कितना 3, तो ये हुआ 3, ये हुआ 18 वोल्ट पर मीटर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट निकाल लिया, जो है -1 मीटर पर, और ये हुआ 2 मीटर पर, और ये हुआ 3 मीटर पर, ठीक है। x y z की जगह हमने -1, 2 और ये 3 पुट किया, माइनस माइनस प्लस, तो यही है सिंपल मेथड। कॉपी करो, जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 में। तो 1 2 3 4 5 और ये हुआ नंबर 12। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एज्यूमिंग पोटेंशियल इनफिनिटी टू बी 0। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे, VR इक्वल टू -∞ E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x में है, इसलिए हम लोग x कोऑर्डिनेट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हुआ Vx इक्वल टू, एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या था, एक्चुअली ये फॉर्मूला था VR इक्वल टू -∞ टू r, ये हुआ E डॉट dr। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सिर्फ x कोऑर्डिनेट में, और ये बोला है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है 0, तो हम लोग इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ले रहे हैं। और ये हुआ Vx और ये हुआ माइनस, अब कौन से कोऑर्डिनेट पर ये तो नहीं बोला है सिर्फ, इसलिए हम लोग जो टॉप वाला कोऑर्डिनेट है वो हम लोग ले रहे हैं x, और इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ x कोऑर्डिनेट में, ये हो जाएगा a/x3, और ये हुआ dx, और ये हुआ -a, ये हुआ इन्फिनिटी टू x, ये हुआ x⁻³ dx, ये हुआ -a। इंटीग्रेशन क्या होता है अभी दिखाया था, ये हुआ x⁻³ + 1, और ये हुआ -3 + 1, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट x। ये देखो नीचे कितना आ रहा है, ये हुआ -a, ये आ रहा है x⁻², और ये आया -2, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट x। तो ये हुआ x कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल इक्वल टू -a। अच्छा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हुआ प्लस, ये हुआ a/2। नेक्स्ट x⁻², तो ये हुआ 1/x², लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट x, तो ये हुआ a/2, ये हुआ अच्छा, ये तो वेरिएबल x है, इसका अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो ये पुट करो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस, ये हुआ इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर आता है इन्फिनिटी, ये हुआ a/2, ये हुआ 1/x², ये 1/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी, 1/∞, ये होता है अंडा 0, और ये हुआ a/2x²। दैट इज द कंसेप्ट, और ये प्रॉब्लम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ध्यान से कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, और वो टॉपिक भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग वीडियो में आगे जा रहे हैं, प्रॉब्लम का लेवल और कंसेप्ट थोड़ा ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना के ले आऊं तुम लोगों के लिए, और ये ब्रह्मोस सीरीज अगर तुम लोगों को हेल्प मिला तो यूट्यूब पर एक जोरदार सीरीज होगा, और ये तुम लोग के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। चलो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्लोप का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आओ एक बार बहुत ध्यान से समझ लो। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और इसमें स्लोप क्या बनता है, ये जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan ले लो तो तुम्हें मिलेगा स्लोप। तो इस केस में जो स्लोप होता है वो होता है m इक्वल टू tan थीटा, और ये बनता है पॉजिटिव। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा, और इस केस में m इक्वल टू स्लोप, और ये बनेगा tan थीटा, और ये रहेगा नेगेटिव क्योंकि ये थीटा है 90 से ज्यादा, ठीक है। अगर लाइन ऐसा बनता है स्लोप होगा पॉजिटिव, और अगर लाइन ऐसा बनता है तो स्लोप बनेगा नेगेटिव। स्लोप क्या होता है, सिंपल, कोई एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। अब देखो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये हुआ पोटेंशियल और ये हुआ डिस्टेंस। मान लो कि
ये है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था, हमने सीखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी वी डी एक्स। अब देखो ये क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसको मैंने लिखा dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स है क्या, dv बाई डी एक्स है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो अगर हम लोग इस कार्व से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ, ये बन जाएगा v वर्सेस, ये बनेगा, ये मैं लिख देता हूं v वर्सेस v वर्सेस x, ये बनेगा कार्व। तो अगर v वर्सेस x कार्व गिवन है तो उस कार्व का स्लोप निकालो और उसके सामने एक माइनस लगा दो, आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है इसी कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम नंबर 13 है। तो देखो पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व ऐसे है, ये तीनों पॉइंट गिवन है ए बी सी, हमें ये ढूंढना है एट व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड मैक्सिमम। सिंपल, ये कंसेप्ट अप्लाई करो, ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी डी एक्स। तीनों पॉइंट पर स्लोप निकालो और स्लोप के आगे माइनस लगाओ और चेक करो कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो और कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम। तो चलो करते हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी इस पिक्चर को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखो ये था डायग्राम, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये हुआ स्ट्रेट लाइन, ये हुआ स्ट्रेट लाइन, और ये हुआ एक कार्व, ये हुआ पॉइंट ए और ये हुआ पॉइंट बी और ये हुआ पॉइंट सी। ये हुआ पोटेंशियल और ये हुआ डिस्टेंस ना, ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी डी एक्स। डीवी डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो ई इक्वल टू ये बनेगा माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। अब देखो ये तीनों पॉइंट पर स्लोप चेक करो एट पॉइंट ए। अच्छा यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, एट ए स्लोप क्या होगा, देखो ये तो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बनता है जीरो, तो ये बनेगा एट ए dv बाई डी एक्स, जो बनेगा स्लोप, ये हो जाएगा सिंपल जीरो। तो एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x कार्व। इस कार्व का मतलब कोई भी अगर पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है तो उस पॉइंट पर स्लोप निकालो और उसके आगे माइनस लगा दो। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जीरो। अब हम लोग चेक करेंगे कि बी पॉइंट पर क्या हो रहा है एट बी। तो देखो बी पॉइंट पर कैसे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये हुआ हमारा टेंजेंट, जो ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो मैंने कहा था अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो उसके लिए स्लोप बनता है नेगेटिव, उसके लिए स्लोप बनता है नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो एट बी ये बनेगा स्लोप, स्लोप dv dx, ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा dv dx इक्वल टू ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव dv dx। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है तो स्लोप क्या बनता है, dv dx नेगेटिव m इक्वल टू स्लोप tan थीटा। तो ये वाला जो एंगल तुम मेजर करोगे tan थीटा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो एट बी ई बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप। देखो ध्यान से, फॉर्मूला तो यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x कार्व। तो ये बना नेगेटिव और ये हुआ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव। तो b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है पॉजिटिव। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो लास्ट बचा c पॉइंट ना, लास्ट बचा c पॉइंट, c पॉइंट भी निकाल लेते हैं एट c पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये इरेज कर रहा हूं, तो फिर से ये टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो उसके लिए स्लोप बनेगा पॉजिटिव एट सी स्लोप dv dx इक्वल टू ये बनेगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो, इसमें था नेगेटिव या लेस देन जीरो। स्ट्रेट लाइन ऐसे है, सी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हो, क्या कंसेप्ट है, एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी पॉइंट पर तुम स्लोप निकालना चाहते हो टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है
उसका tan निकालो, पॉजिटिव होता है। उतना झमेला करने का जरूरत ही नहीं है। कोई पॉइंट पर तुम स्लोप निकालना चाहते हो, टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो स्लोप बनेगा नेगेटिव। सी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हो तो टेंजेंट ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो ये स्लोप बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बनता है पॉजिटिव। तो EC क्या होगा, EC इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप है नेगेटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। तो आंसर क्या हुआ इसका, एट A इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जीरो और एट B इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है मैक्सिमम, क्योंकि C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है नेगेटिव। तो जल्दी से कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 और ये प्रॉब्लम का कंसेप्ट बहुत शानदार है। ये देखो, ये है पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व और ये है 0 1 2 3। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड प्लॉट ऑफ E वर्सेस एक्स कर्व। तो कर्व का नेचर ऐसा आएगा, ये है आंसर। तो एक बार देखो ये कैसे आ रहा है। अगर पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व गिवन है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है, स्लोप निकालो, उसके आगे माइनस लगाओ, आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें तो पोटेंशियल का वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें नेचर ढूंढना है। कैसे, देखो 0 से 1 लो, फिर 1 से 2 और 2 से 3, तीनों रीजन में स्लोप निकालना होगा। 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, देखो लाइन है ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बनता है पॉजिटिव और कांस्टेंट। लाइन अगर ऐसे है तो मैंने बोला था स्लोप बनेगा पॉजिटिव, और ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए ऑब्वियसली स्लोप बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है जो हर एक पॉइंट पे सेम ही एंगल बना रहा है। देखो सेम एंगल बना रहा है, सेम ये हुआ सेम एंगल, फिर ये हुआ सेम एंगल। तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बनता है कांस्टेंट। लाइन ऐसे है तो स्लोप हुआ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप क्या है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। 0 से 1 के बीच में स्लोप क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ये सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये हुआ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट। तो 0 से 1 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, लाइन ऐसे है तो स्लोप बनेगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्लोप के आगे माइनस लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट। फिर 1 से 2 के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल देख सकते हो कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो स्लोप आएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 0 माइनस ऑफ स्लोप, ये बनेगा 0। क्लियर। नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में क्या हो रहा है, ये है स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, मैंने बोला था अगर लाइन ऐसे होता है तो स्लोप बनता है नेगेटिव, और ये तो स्ट्रेट लाइन है इसके लिए स्लोप बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हो, ये सेम ही एंगल बना रहा है, सेम ही एंगल बना रहा है। हर एक पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम ही एंगल बना रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बनता है कांस्टेंट। तो 2 से 3 के बीच में स्लोप आएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्लोप के आगे माइनस लगा दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव कांस्टेंट, ये हुआ नेगेटिव कांस्टेंट। फिर क्या हो रहा है, 1 से 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 0, ये हुआ 0। फिर 2 से 3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये हुआ पॉजिटिव कांस्टेंट। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला, और उसके साथ कुछ जबरदस्त न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको कॉपी कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का शानदार कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं, मैं एक स्कूल में काम भी करता हूं, तो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का फिजिक्स में प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो डाउट है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डाउट है वो फिजिक्स में। ये प्रॉब्लम है कि सर हम लोग को फिजिक्स का न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं आता, इतना सारा डेरिवेशन है क्लास 12 में, इतना सारा फॉर्मूला है, इतना सारा कंसेप्ट है, कैसे हम लोग को याद रखा है, और हम लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो देखो, इन सभी का एक ही आंसर है कि प्रैक्टिस। तुम्हें अच्छा मार्क्स भी लाना है और तुम टाइम नहीं दे रहे हो फिजिक्स को, तो कैसे होगा। तुम अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा लिखो। फिजिक्स के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लिखना होगा। तुम कोई एक डेरिवेशन को देख रहे हो, देखने से काम नहीं चलेगा, उसको तुम जितना टाइम हो सके डेरिवेशन को लिखो। जब तुम डेरिवेशन को पढ़ रहे हो उसके पहले तुम डेरिवेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ध्यान से देखो कि प्रोसेसिंग क्या चल रहा है,
कोई एक डेरिवेशन का स्टार्टिंग क्या एक्सप्रेशन है, एंडिंग क्या एक्सप्रेशन है, और उसके बाद तुम उसको कॉपी बंद करके खुद से 2-3 बार लिखो। क्योंकि अगर तुम नहीं लिखते हो तो फाइनली ये मैं पक्का बोल सकता हूं कि एग्जाम में जाके वो डेरिवेशन तुम लिख नहीं पाओगे, या लिख भी लोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा का टाइम होता है और उसमें तुम्हें टाइम बाउंडेशन है, तुम्हें टाइम के अंदर ही सब कुछ लिखना है। अब तुम ये भी सोच रहे हो कि फिजिक्स में मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, और ये भी है कि तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो अपने सभी स्टूडेंट कहता हूं कि फिजिक्स डिमांड्स टाइम। फिजिक्स को थोड़ा टाइम देना पड़ता है बाकी सारे सब्जेक्ट से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री बायोलॉजी इजी है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंपैरिजन में फिजिक्स में तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना ही होगा। सभी स्टूडेंट कर रहे हैं और तुम्हें भी करना होगा। कैसे टाइम मैनेजमेंट है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा, कैसे तुम्हें पढ़ना होगा, ये तुम खुद डिसाइड करो। बाकी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हो तो इसको भी बंद करो, क्योंकि ये सब अभी करने का टाइम नहीं है। सोशल मीडिया से क्या होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अभी तुम्हारा सामने कैरियर है, कैरियर बनाओ। अगर कैरियर अच्छा नहीं हुआ तो कोई भी साथ नहीं रहेगा। 12 के बाद दोस्त लोग कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं पता। तो अपना कैरियर खुद बनाओ। अगर कैरियर तुमने ठीक से नहीं बनाया तो कोई भी अपना फैमिली तक अपना साथ नहीं देते भाई। दोस्त लोग तो दूर की बात है, अगर तुमने कैरियर नहीं बनाया तो फैमिली भी साथ छोड़ देते भाई। ये रियल सिचुएशन है और दुनिया बहुत क्रूएल है भाई, बहुत क्रूएल है। अगर सक्सेस नहीं मिला ना तो ठोकर खाने के जो जगह है उसका कम नहीं पड़ेगा। रास्ते रास्ते में तुम ठोकर खाओगे। तो सब चीज का मेन जो मुद्दा है कि फिजिक्स को तुम्हें थोड़ा टाइम देना ही होगा। रादर देन केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन उसके साथ फिजिक्स को भी ध्यान से पढ़ो। एक डेरिवेशन का मान लो कि ये तुमने क्वेश्चन में देखा कि ये डेरिवेशन है कि डिराइव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। अब तुम्हें डेरिवेशन का प्रोसेस याद है, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो याद नहीं है। मैं मानो कि एक सपोज कह रहा हूं, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। अब तुमने डेरिवेशन करना स्टार्ट किया और तुम्हारा जो रिजल्ट आया वो ये है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए। अब तुमने तो बहुत कॉन्फिडेंटली इस डेरिवेशन को किया है और तुमने इसको लिख के चला आया, मार्क्स 0 मिल जाएगा। तुमने पूरा मार्क्स 0 नहीं मिलेगा, कुछ स्टेप मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन तुमने अल्टीमेट एंड रिजल्ट ही खराब कर दिया। तो हार्डवर्क का क्या मतलब है, तुमने पूरा डेरिवेशन लिख के आया और ये तुमने एल की जगह कर दिया एल स्क्वायर। इसीलिए मैं कहता हूं हर एक डेरिवेशन का एंड रिजल्ट भी तुम्हें याद होना चाहिए। मान लो कि तुमने एक डेरिवेशन करते करते लास्ट में लिखा एल स्क्वायर, अब तुम्हें एंड रिजल्ट याद है ये होता है म्यू नॉट ए स्क्वायर एल ए, तो तुम फटाक से इसको ठीक कर सकते हो और अपना जो मेहनत है उसका तुम्हें पूरा फल मिल सकता है। तुमने पूरा डेरिवेशन किया और लास्ट में ए स्क्वायर लिख के चले आए, तो हार्डवर्क का क्या मतलब है भाई। कोई एक प्रोसेस को तुम फॉलो कर रहे हो, पूरा प्रोसेस फॉलो करो ना। करंट कैरिंग कॉइल के लिए सेंटर पर, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब तुमने करके चलाया म्यू नॉट आई बाई 2r स्क्वायर। अब तुमने एंड रिजल्ट नहीं पता। अगर तुम्हें एंड रिजल्ट पता हो तो तुम अगर इस तरह गलती होता है तो ठीक कर सकते हो। मान लो कि ये तुमने लिख दिया ए स्क्वायर, अब तुम्हें ये पता है तो फटाक से तुम ए स्क्वायर को करेक्ट कर सकते हो बाई चांस। तो एंड रिजल्ट याद करो, पूरा प्रोसेस को, डेरिवेशन को ध्यान से देखो, रटो मत। अगर तुम रटोगे ना तो ऑब्वियसली तुम दिक्कत में पढ़ोगे। फिजिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स में रट्टा तोता बनना नहीं है। अगर तुम रट्टा तोता बन लिया तो क्या होगा, कोई एक अननोन न्यूमेरिकल को तुम टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैक टू पैवेलियन चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। मेन जो बात है कि अभी सोशल मीडिया से दूर रहो और जितना हो सके खुद को टाइम दो, खुद को एक कमरे में बंद कर लो और जितना हो सके मेहनत करो। मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है भाई। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मेरा स्टूडेंट लोग भी कर रहे हैं, तो चलो मिलकर मेहनत करते हैं और अपना सफलता तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुमने कुछ ठान लिया है तो वो तुम्हें मिलेगा। थोड़ा पेशेंसली उस चीज को करते रहो। तो चलो बैक टू पैवेलियन चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट के ऊपर। ये डिफाइन होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। कोई एक पॉइंट चार्ज के लिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। तो ये है कंसेप्ट यूएफ माइनस यूआई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और इसको अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू लिखना चाहते हो तो ये बन जाता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यूआई क्या है? इनिशियल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी। यूएफ क्या है? फाइनल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको समझते हैं। मान लो ये 3 पॉइंट चार्ज है, ये 3 पॉइंट चार्ज एक ट्रायंगल के शेप में है। ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर तीनों पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, देख सकते हो। ये है R1, R2, R3। तो ये हुआ एक कॉम्बिनेशन जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी यूआई। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना दिए कि अल्टीमेट ये तीनों पॉइंट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ये बना फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जिसका पोटेंशियल एनर्जी है यूएफ। तो ये हुआ यूआई और इससे बना फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जिसका पोटेंशियल एनर्जी यूएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आओ समझते हैं। जनरली किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंफिनिटी पर 0 लेते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल लिया था इंफिनिटी पर 0, वैसे ही कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं 0 इंफिनिटी पर। तो ये टर्म ui क्या बन जाएगा? ui इक्वल टू u इंफिनिटी 0। तो ये टर्म बना 0, सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कोई भी एक आर्बिट्ररी कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो चार्ज का, तो उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यूएफ का जनरल फॉर्मूला क्या है? मान लो कि तुम्हें 3 पॉइंट चार्ज या 4 पॉइंट चार्ज का कोई एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिला है, तो उसका तुम कैसे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी? देखो, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, R सेपरेशन पर है, तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन K Q1 Q2 बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? Q बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का क्या होता है? Q बाई R। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में यह आता है K Q1 Q2 बाई R। और जब तुम ये लिख रहे हो तब तुम Q1 Q2 को Q1 और Q2 को साइन के साथ लिखो। Q1 Q2 को साइन के साथ लिखो, मतलब ये है माइनस Q, तो ये माइनस Q लिखो। तो इस सिस्टम के लिए क्या होगा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का? ये है 3 पॉइंट चार्ज और ये ट्रायंगल का इस साइड का लेंथ R1, R2, R3। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला? ये होता है U, सिर्फ कॉम्बिनेशन लो, पहले इन दोनों कॉम्बिनेशन लो। ये होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1, नेक्स्ट Q2 Q3 डिवाइड बाय R3। ये हुआ K Q2 Q3 डिवाइड बाय ये हुआ R3। नेक्स्ट बचा ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये हुआ Q2 Q3, अच्छा ये Q1 ना, ये हुआ Q1 Q3 डिवाइड बाय ये हुआ R2। तो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको पहले बहुत ध्यान से देखो और चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। क्योंकि फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल समझना है तो अच्छे से थ्योरी पढ़ना होगा, और फिजिक्स का अगर कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना होगा। और ये तो मैं अपने सभी स्टूडेंट कहता हूं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना तुम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते। फिजिक्स के हर एक कंसेप्ट में मैथमेटिक्स चाहिए, तो उसको कॉपी करो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, चलो। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो चलो चलते हैं। ये है माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में देख सकते हो ये स्मॉलर स्मॉलर। क्वेश्चन क्या है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइंड कैपिटल Q बाई Q। रेशियो ढूंढना है, तो चलो करते हैं। तो क्या होगा? सिंपल, इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालो और 0 के साथ इक्वेट करो, आ जाएगा कैपिटल Q बाई Q। तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? सीजीएस में कर रहा हूं तो सीजीएस में K का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये निकालो इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले ये दोनों चार्ज लो, माइनस Q इंटू Q। जब तुम पोटेंशियल लिख रहे हो तो चार्ज को साइन के साथ लिखो। तो K को 1 ले रहा हूं, ये हुआ माइनस Q, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, ये हुआ U इक्वल टू माइनस Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई R। नेक्स्ट ये दोनों ले रहा हूं, फिर ये हुआ माइनस Q कैपिटल Q डिवाइड बाई R। नेक्स्ट ये दोनों, तो ये हुआ प्लस ऑफ माइनस Q और ये हुआ माइनस Q डिवाइड बाई ये हुआ 2R। फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाई R। सिर्फ कॉम्बिनेशन लो, पहले ये दोनों माइनस Q प्लस Q, माइनस Q सॉरी इंटू माइनस Q इंटू कैपिटल Q, ये हुआ सेपरेशन। नेक्स्ट ये दोनों माइनस Q और ये प्लस Q डिवाइड बाई सेपरेशन, प्लस ये दोनों माइनस Q डिवाइड बाई सेपरेशन 2R। तो ये हुआ 0 और ये हुआ माइनस Q
कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर और ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई 2r। तुम स्मॉल क्यू बाई आर तो कॉमन ले ही सकते हो, ये हुआ स्मॉल क्यू बाई आर तुम कॉमन ले सकते हो, ये हुआ माइनस क्यू, ये हुआ माइनस क्यू और ये हुआ क्यू बाई 2। एक बार चेक कर लो, ये हुआ माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर माइनस स्मॉल कैपिटल क्यू बाई आर माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर, ये हुआ प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये वाला टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ अंडा और ये हुआ माइनस 2q प्लस क्यू बाई 2। ये टर्म को इधर ले आओ तो ये बनेगा q बाई 2 इक्वल टू 2q। क्या ढूंढना था? कैपिटल क्यू बाई क्यू। तो ये हुआ, ये टर्म को, इस टर्म को नीचे ले आओ और ये टर्म को नीचे ले आओ, ये टर्म को इधर ले आओ और ये 2 को नीचे लाओ तो ये बना कैपिटल क्यू बाई क्यू, ये बना 1/4 एंड दैट इज द आंसर। सिंपल कॉम्बिनेशन लो, एनर्जी को 0 के साथ इक्वेट करो, आ जाएगा आंसर। कैपिटल क्यू बाई क्यू, ये टर्म नीचे लाओ और ये 2 नीचे लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1/4। सिंपल है कि कुछ नहीं है, सिंपल। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर ये हुआ 6 माइक्रोकूलम माइनस 6। ट्रायंगल के हर एक साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर जो है एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल। क्या ढूंढना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। तो ये तीनों चार्ज को असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को, वो हमें ढूंढना है। क्या फॉर्मूला था भाई? UF इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो कुछ नहीं है, सिंपल इस कॉम्बिनेशन का हमें निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार खुद से करने का कोशिश करो, तब तक ये मैं इरेज कर लेता हूं। तो चलो इसको कॉपी कर लो। तो कितना आंसर आया? इसका आंसर आया -3.24 जूल आएगा, -3.24। तो चलो करते हैं। ये हुआ U, इसमें तो CGS यूनिट है, अच्छा SI, तो इसमें हम लोग K यूज करना होगा, K। अच्छा K मैं कॉमन ले रहा हूं, तीन चार्ज है तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन होगा, पहला ये और ये दोनों, ये इसके साथ और ये इसका, 3 कॉम्बिनेशन होगा। तो ये है 10 सेंटीमीटर, पहले ये दोनों लेते हैं, 6 माइक्रोकूलम इंटू 6 माइक्रोकूलम। तो ये देखो 6 माइक्रोकूलम इंटू ये हुआ 6, ये दोनों प्लस है, 6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय ये हुआ नीचे 10 सेंटीमीटर। अरे रुको, यूनिट कन्वर्शन करूंगा, रुको। नेक्स्ट ये दोनों लो, 6 इंटू -6, तो ये हुआ 6 माइक्रोकूलम और ये हुआ 6 माइक्रोकूलम, नीचे कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लो, 6 इंटू -6, ठीक है, ये हुआ 6 इंटू -6, तो ये हुआ 6 माइक्रोकूलम इंटू 6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई ये हुआ 10 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6, ठीक है, नेक्स्ट 6 इंटू -6, ठीक है, और ये हुआ 6 इंटू -6। चलो ठीक है। अच्छा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये देखो ये दोनों टर्म खट कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट बचा U इक्वल टू -K और ये बचा 36 माइक्रोकूलम। अच्छा इसको ना ऐसे लिखते हैं, देखो तो ये हुआ 6 माइक्रोकूलम इंटू 6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 9 में चेंज कर रहे हैं। K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू है 1/4 जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 6 माइक्रोकूलम मीन 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और नेक्स्ट ये हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 हुआ नीचे, 10/100 तो 100 ऊपर चला गया, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100। देखो 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, तो ये एक 0 गया। चलो नेक्स्ट लाइन में करता हूँ, कोई बात नहीं। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, तो ये हुआ U इक्वल टू, ये देखो 9 इंटू 6 कितना आ रहा है 9। अच्छा ये हुआ 36 इंटू 9, ये हुआ 36 इंटू 9। नेक्स्ट 10 टू द पावर ऑफ ये हुआ 9 माइनस ये हुआ -6 -12, और ये जो 10 था ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये हुआ U इक्वल टू 36 इंटू 9 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3 + 1, ये हुआ कितना 36 और 9 कितना होता है 324, तो ये आया -324 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये आया -3.24 जूल। दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और जो बनेगा इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था पूरा कंसेप्ट, कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।
नेक्स्ट कंसेप्ट में जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर एक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये है डाइपोल, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बना है थीटा, इसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होता है वो तो हमने सीख लिया, वो होता है पीई साइन थीटा। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट जो होता है क्यू इंटू 2L इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल में घुमा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन होता है Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना होगा जब दो एंगल गिवन है, और अगर सिंगल एंगल गिवन है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन ये लिखेंगे। और अगर सिंगल एंगल गिवन है, सिंगल मतलब एक एंगल गिवन है, तो देखो इफ θ1 इक्वल 90 cos θ क्या बना 0, तो ये टर्म बना 0, u इक्वल टू माइनस ये हुआ p और ये हुआ माइनस cos θ2। तो ये हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर ये डाइपोल का कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं p डॉट ई। अगर दो एंगल गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कोई एक एंगल गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट गिवन है वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसके सामने एक माइनस लगा देंगे, तो आ जाएगा इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग आज ब्रह्मोस सीरीज का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वही प्रॉब्लम होगा हमारे आज की वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम। तो पहले इसको कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यह डाइपोल का लेंथ जो हम लोग लिखते हैं 2L से, ये हुआ 4 सेंटीमीटर with when placed with its axis being an angle of 60 डिग्री, तो ये हुआ थीटा इक्वल टू ये हुआ 60 डिग्री। नेक्स्ट with a uniform electric field experience a torque 4√3 न्यूटन मीटर, ये हुआ टॉर्क, ये हुआ 4√3 न्यूटन मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल। इफ द डाइपोल हैज चार्जेस प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, तो ये मैं क्यों लिखूंगा 8 नैनो कूलम, जो बन जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 कूलम। तो टाउ का एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये होता है टाउ इक्वल टू 4√3। टाउ का एक्सप्रेशन आएगा Pe साइन थीटा, जो होता है टॉर्क का एक्सप्रेशन 4√3। P क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P का वैल्यू आएगा Q इंटू 2L, ये हुआ E और ये हुआ साइन थीटा जो है 4√3, और ये हुआ E इक्वल टू ये हुआ 4√3 और ये हुआ Q इंटू 2L और ये हुआ साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर 4√3। Q का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9, और 2L का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यूनिट कन्वर्शन ध्यान से, और साइन थीटा साइन 60, और ये हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, ये हुआ Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, E हुआ 4√3 डिवाइड बाई Q 2L साइन थीटा। Q का वैल्यू है 8 नैनो कूलम, 2L का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और ये हुआ साइन 60 जो है √3/2। नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, और ये हुआ 4√3। अच्छा, मैं काटा काटी करना स्टार्ट कर देता हूं। ये हुआ 4 से 4 गया, ये बचा √3 और ये बचा 8 इंटू ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 ना, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11। साइन 60 का मतलब है √3/2, √3 गया, ये 2 से 8 गया 4, और ये बचा 1/4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11, तो ये हुआ 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11, और ये हुआ न्यूटन पर मीटर, ये हुआ न्यूटन पर मीटर। ये 4 से 4 गया, ये हुआ √3, 8, ये हुआ 8, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, साइन 60 √3/2, √3 कैंसिल, ये 8 से 2 गया 4, 1/4 10 टू द पावर 11, ये टर्म गया ऊपर 1/4 0.25 10 टू द 11 न्यूटन पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर। E इक्वल टू F/Q न्यूटन पर मीटर, या तुम ये क्या हो F/E का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू F/Q ना, सॉरी इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो। चलो, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ये बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है Q इंटू 2L और ये हुआ E और ये हुआ cos ऑफ ये हुआ 60। तो Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9। 2L का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर जो है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2। E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू है 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। cos 60 मीन sin 30 हाफ। तो Q है 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9, 2L है 4 सेंटीमीटर और E का वैल्यू है 0.25 10 टू द पावर ऑफ 11 और ये हुआ cos 60 हाफ। तो चलो करते हैं 8, अच्छा 2 से 4 काटो, ये हुआ 2, 8 इंटू 2 ये हुआ 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 ये हुआ माइनस 16, 8 इंटू माइनस 16 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, ये हुआ 0.25 इंटू ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 11। ये टर्म गया, ये हुआ माइनस 16 इंटू 0.25 डिवाइड बाई ये हुआ 100, ये 25 से हट गया 4, 4 से 16 ये हुआ 4, तो ये हुआ माइनस 4 जूल। ये हुआ लास्ट पार्ट का आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 8 ये 2 से 4 गया 2, 8 इंटू 2 16, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 माइनस 2 11, 0.25 11, ये 10 टू द पावर 11 माइनस 11 कैंसिल, माइनस 16 0.25 ये पॉइंट उठा, ये नीचे आया 100, 25 by 100 4, 4 by 16 ये हुआ 4 जूल। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर और हम लोग कैपेसिटर के ऊपर धमाकेदार कंसेप्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 के लिए रिलेवेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, उन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग फॉर्मूला और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।